मैं उधर जाके बैठ जाता हूँ, मुझे ये थोड़ा सा खा लेने दे, मैं वर्कआउट करके आया हूँ। मसला ये है कि उन्होंने कहा कि दाएं हाथ से शुरू करना, दाएं हाथ पर अभी है। हाँ तो मैं अब है भी नहीं, उसको चेंज कर देता हूँ। मैं आपके बाएं हाथ पे बैठा हूँ। मैं आज आपको एक नज़्म सुना रहा हूँ कज़न के नाम से, जो 80 के दहाई में बहुत मशहूर हुई थी पाकिस्तान में। ये प्रोफेसर अजहर अली कोई साहब होते थे कराची यूनिवर्सिटी से। इनका कोई और कलाम मशहूर नहीं है, यही नज़्म है। और ये पहले से पहले मुझे मेरे वालिद साहब ने बताई थी, उन्होंने किसी तकरीब में सुनी थी। और अगर यहाँ पे आज हमारे साथ तलमीज़ फातिमा बरनी होती तो वो और तफसीला शायद बता देती हमें कि इन अजहर अली साहब के और क्या क्या कारनामे हैं। लेकिन मुझे इंटरनेट पर बड़ी मुश्किल से इनकी चीज़ें मिली और 2-3 वर्जन मिले और हर एक में कुछ ना कुछ वजन की कमी लग रही थी, तो मैंने बहरहाल उसमें मुश्किल से एक्सट्रैक्ट किया जो मेरे समझ में आया। कज़न। दुनिया में अजब ढंग का किरदार कज़न है, हर गांव पे हर समत नमूदार कज़न है। हालांकि न जिन भूत न अवतार कज़न है, इस दौर में हर मोड़ पे दरकार कज़न है। कहते हैं कि सब रिश्तों का सरदार कज़न है, वल्लाह अजब रिश्ता ए शाहकार कज़न है। माना कि वो जुनभूत नहीं बल्कि बशर है, पर ये किसे मालूम वो मादा है कि नर है। हवा की वो दुख्तर है कि आदम का पिसर है, गुलफाम की बीवी है कि गुलनार का बर है। वो जिन्स जो है जिनसे पुरस्रार कज़न है, वल्लाह अजब रिश्ता इशाहकार कज़न है। इस जिन्स के पर्दे में सजन है कि सजनिया, पगड़ी कहीं चमके है न छनके है कंगनिया। बस लफ्ज कज़न बोल के खुद गोल है दुनिया, बस लफ्ज कज़न बोल के खुद गोल है दुनिया। लेकिन किसे मालूम वो कज़न है कि कज़निया। इस राज के इजहार का इनकार कज़न है, वल्लाह अजब रिश्ता शाहकार कज़न है। मामू चचा खाला की वो बेटी हो के बेटे, मामू चचा खाला की वो बेटी हो के बेटे, सब दूर के नजदीक के रिश्तों को लपेटे। सो तेले सगे दूर के मुंह बोल घसीटे, रिश्तों के समंदर को ये कूजे में समेटे। जम्बील जनाब उम्र अय्यार कज़न है, वल्लाह अजब रिश्ता शाहकार कज़न है। इस रिश्ते के फैलाव के पलटन का ये आलम, साले का कज़न साले के साले का है बाहम। ढूंढो जो कज़न एक तो 100 खुद हो फराहम, लगता है कज़न अर्श से गिरते हैं धमाधम। इस रिश्ते का हर ताल लगातार कज़न है, वल्लाह अजब रिश्ता शाहकार कज़न है। रिश्ता किसी अपने का अगर याद ना आए, या रिश्ते की तफसील छुपाना कोई चाहे, बगले नहीं झांके न पसीने वो बहाए, एक लफ्ज के हथियार को वो काम में लाए, हर मौके पे वो मारे के हथियार कज़न है, वल्लाह अजब रिश्ता शाहकार कज़न है। लड़की जो कोई बॉयफ्रेंड अपना बना ले, जल जल कर करे ताना जनी देखने वाले, वो शोख फिर एक नुस्खा अक्सीर निकाले। वो कहे कि वो तनकीद के तूफान, ये कहे कि वो तनकीद के तूफान को टाले। वो दोस्त नहीं मेरा खबरदार कज़न है, वल्लाह अजब रिश्ता शाहकार कज़न है। इस रिश्ते में हाइल नहीं बचपन न बुढ़ापा, 2 साल का पप्पू हो या 10 बच्चों का पापा, रंडवा हो या बेआता हो या कवारा सरापा, 2 शीज़ कवारी हो या बेवा बड़ी आपा। शादी का न कुछ उम्र का गमखार कज़न है, वल्लाह अजब रिश्ता शाहकार कज़न है। आला किसी ओहदे पे कज़न हो तो बहरहाल, घर बैठे अजीजों के बने काम बचे माल। झंझट न सिफारिश न रिश्वत का ही जंजाल, अब डर हो भला काहे का सैया भाई कुतवाल। दिन रात मरा आत की भरमार कज़न है, वल्लाह अजब रिश्ता शाहकार कज़न है। कह कह के कज़न देते हो क्यों लोगों को चक्कर,
क्या शर्म है कहने में बहन भाई बरादर, अंग्रेज की इस लफ्ज में धोखा है सरासर, अहमक बनाने के सब अंदाज हैं अजहर, अप्रैल का ये फूल मेरे यार कजन है, वल्लाह अजब रिश्ता शाहकार कजन। प्रोफेसर अजहर अली साहब की वल्लाह शायरी में बहुत वजन है। शुक्रिया। वेल रेड हाँ पढ़ते थे, मैं इनको इंकरेज किया है कि जी जरूर जरूर बिल्कुल पढ़ें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी इंकरेज करें। इंशाल्लाह जी, जरूर। नाम क्या है इनका? उसामा। माशाल्लाह बेटा। आप लोग के इजाजत जी हो? उसामा तारिक तौहीद नाम। नहीं, मेरा उसामा तारिक नाम। उसामा तारिक, जी साहब। आपसे परमिशन लेना चाहता हूँ, आप लोग हाजिर रहिएगा। जरूर बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसी ने ये खूब कहा है, किताब से सीखो नींद आती है, किताब जिंदगी से सीखो नींद उड़ जाती है। वाह वाह वाह, ठीक है। बहुत अच्छे। सवाल ये है कि क्या ये किताब और जिंदगी और वो आगे आगे दोनों अलग अलग चीज है? जी। ठीक है। बिल्कुल। हमारे बुजुर्ग ने ये कहा जिंदगी एक किताब है। ठीक है। इस किताब को पढ़ो, इस किताब में कट्टा और मीठा जिंदगी कट्टा और मीठा हंसी मजाक है, सही। और गम और सब मिलते हैं, और हर एक जिंदगी एक किताब है। जब तुम किताब पढ़ो तो तुमको हर किताब में नई कहानी मिलेगी। ठीक है। और इस कहानी से तुमको सीखोगे और आंखें खुलेंगी। आंखें खुलेंगी। क्या ये सच है जो हमारे बुजुर्ग ने ये कहा है? शुक्रिया। बहुत अच्छा। बहुत अच्छे। बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड। आप आया करो बेटा कनेक्ट मीटिंग में। एवरी Thank you, टाइम बेटा। न्यू थिंग। माशाल्लाह। आइए, शुक्रिया आपका भी, आप लोग का। बहुत अच्छा पढ़ा। वेलकम। तारिक भाई नई जनरेशन। दुआ दी माशाल्लाह। अच्छी बात। जी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं थोड़ा सा डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक के बारे में मुख्तसर से बात करूंगा, फिर आगे बताऊंगा। शायद आप लोगों को इल्म नहीं कि मौलवी अब्दुल हक साहब ने एक फिल्म में भी काम किया था। जी जी अच्छा। पता है मुझे। जवानी में ठीक ठाक ये फिल्म कराची में बनने वाली पहली फिल्म थी। इस फिल्म में चंद मनाजिर बतौर अदाकार बाबा उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक देहलवी ने भी अक्सबंदी करवाए थे। उस वक्त भी इनका नाम ज़बान व अदब के हवाले से नहायत ही मुअत्तबर और मशहूर था। लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे और इस मौज़ूआती फिल्म की तशहीरी बोर्ड पर बतौर अदाकार इनका नाम शामिल होना आम लोगों के लिए हैरानकुन था। ये डॉक्यूमेंट्री तर्ज की फिल्म थी और ये फिल्म 70 साल कबल 10 जून 1955 को नुमाइश के लिए पेश की गई थी। इस फिल्म में उर्दू से मुतल्लिक़ ये नगमा भी शामिल था, हमारी ज़बान उर्दू, कौमी ज़बान उर्दू, ऊंचा रहेगा हरदम नामो निशान उर्दू। ये फिल्म सिर्फ एक हफ्ता सिनेमा घरों में नुमाइश पजीर रह सकी, लेकिन कराची में बनने वाली पहली फिल्म की हैसियत से हमेशा याद रखी जाएगी। कास्ट में बीना शेख, हसन लड्डन, रुखसाना, मौलवी अब्दुल हक, हशमत सरदार, अख्तर बिंदु खां, हाफिज अदा, अहमद कव्वाल। डायरेक्टर और मुसन्निफ और हीरो शेख हसन, प्रोड्यूसर M.R. खान, मुकालमे रशीद अहमद लाशारी, मौसीक़ार गुलाम नबी अब्दुल लतीफ़, शायर दाग देलवी, मीर अनीस आगा हशर, काश्मीरी हाफिज अदा मोहम्मद, रिंद कैफी रशीद अहमद लाशारी, गुलकार में नज़ीर बेगम, खुशीद बेगम, बानो, और कैमरामैन में शौकत अब्बास, परवेज़ अफजल वगैरह वगैरह। ये तो था बाबा उर्दू। बाबा
अब आइए असल मौजू पे। हस्ब मामूल हर माह के आखिर में आज धनक की नशस्त उर्दू घर में मुनक़्क़द हो रही है। जिस तरह रफ्तार ज़िंदगी अपने मुक़र्रर निज़ाम कानून के साथ गुजर रही है, इसी तरह उर्दू घर अपने रहनुमा उसूल के साथ हफ्ता ब हफ्ता माह ब माह मुख्तलिफ मौज़ूआत पर शुरकाओं को ख़यालात और इज़हार राय का मौका देती है। बहुत कुछ। जनाब सदर, मेरी पैदाश उर्दू घराने में हुई, मगर मुझको उर्दू का माहौल नहीं मिला। तक़सीम हिंद ने सरज़मीन बंगाल में धकेल दिया और इस तरह मुझको बंगाल ने पाल कर जवान किया। बंगला स्कूल का तालीम था, लेकिन उर्दू की मोहब्बत ने हमेशा मुझको बेचैन रखा। ढाका रहमतुल्लाह हाई स्कूल में हर साल इक़बाल डे मनाया जाता था और हर साल पाबंदी से मैं इस इक़बाल डे को देखने ज़रूर जाता था। वो इसलिए कि इक़बाल के कलाम को ड्रामा और टैबलू की शक्ल में पेश किया जाता था, और चूँकि उस वक्त मैं कम उम्र था और अब भी हूँ, ये ड्रामा जिस खूबसूरती के साथ पेश किया जाता था वो अपनी मिसाल आप है। मैंने अपनी ज़िंदगी में उर्दू के फ़रोग़ के लिए कोशिशें की और करता आ रहा हूँ। तभी ज़बान से इस ख्वाहिश का इज़हार मैंने इस उर्दू घर में भी कई मरतबा किया, मगर मेरी ख्वाहिश सिर्फ ख्वाहिश ही रह गई। बिल्कुल इसी तरह के शायर अपनी दीवान पूरी कर दी और इस जहाँ से आरज़ू मुलाकात को छोड़कर बात पर वहाँ ज़बान कटती थी, वहीं वो कहीं और सुना करे कोई। हर ज़बान को तरक्की करने का हक हासिल है। उर्दू अदब हमारी ज़बान है। ये हमारी और आपकी तहजीब और तमद्दुन की यादगार है। ये हिंदुस्तान से निकलकर लाहौर में पना ली। आपसे इल्तिमास है, इस पर अंग्रेज़ी ज़बान गालिब न कीजिए। हम इसी ज़बान के मुखालिफ नहीं हैं। इसे अपनी ज़बान मानिए जैसे अब तक मानते आए हैं। मुझे यूनिवर्सिटियों और हुकूमती इदारों से शिकायत है कि उर्दू के साथ इंसाफ नहीं किया। जनाब सदर, आज से तकरीबन 200 साल कबल दिल्ली कॉलेज में तमाम इल्म केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इकनॉमिक्स और कानून उर्दू ज़बान में पढ़ाई जाती थी, तो हम पीछे क्यों हैं? हमारा एक सूबा जिसका नाम पंजाब है, ये वाहिद सूबा है। इस सूबे ने उर्दू को न सिर्फ पनाह दी बल्कि इसके फ़रोग़ ने बेमिसाल खिदमत की। इसीलिए सर सैयद ने पंजाब को जिंदाना ने पंजाब का खिताब दिया था। उर्दू की मोहब्बत और इस ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए हमारे मोहतरम जनाब डॉक्टर आमिर सुलेमान साहब की जो खिदमत वो हम सब के सामने है। वो और भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो मगर अकेले पड़ गए हैं। बहरहाल वो मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है। उर्दू ज़बान का मसला रोज़ बरोज़ नाजुक होता जा रहा है। इसमें शक नहीं कि ज़बानों के बनने और तरक्की पाने में इंसान के इरादे और ख्वाहिश का भी दखल है। हाली, शिबली, नज़ीर अहमद वो लोग हैं जिन्होंने उर्दू ज़बान को मुस्तहकम की, और सर सैयद इन सब के सरदार थे। उन सब का एहसान उर्दू ज़बान पर है। उर्दू ज़बान इत्तेहाद की ज़बान है, एक तहजीब और तमद्दुन जिसकी ज़बान है। आइए हम सब मिलकर इसको सहारा दें। ये वो ज़बान है जिसने हम सबको एक वतन दिया, जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। शुक्रिया। खुदा हाज़रीन महफ़िल आदाब, मैंने इरादा किया कि मैं एक नवाब सीरीज करूंगा। वाह, गुज़श्ता नशिस्त में मैंने नवाब वाजिद अली शाह के बारे में कुछ कहने की जसारत थी। छोटा मुंह बड़ी बात, उनके बारे में कुछ कहना हम इस काबिल नहीं है। आज मैं कोशिश करूंगा एक और मुनफरद शख्सियत जो न सिर्फ खानदानी नवाब थे बल्कि खानदानी शायर थे, नवाब सिराजुद्दीन अहमद खान अल-मुतखल्लिस साहिल देहलवी। साहिल देहलवी के दादा बुजुर्गवार मिर्जा जियाउद्दीन अहमद खान रक्षा तखल्लुस किया करते थे। वो बादशाह साहिब दीवान थे और उनकी हमशीरा गालिब से भी आई थी। तो साहिल के वालिद के फूफा थे गालिब।
साहिल के वालिद मिर्जा शहाबुद्दीन तखल्लुस किया करते थे साकिब, शहाब साकिब। शहाब साहब इंटरेस्टिंग। जी शहाब साकिब, ये साकिब भी मिर्जा गालिब ने तजवीज़ किया तखल्लुस। सहल मुमतना में शायरी किया। उनके साहबजादे थे साहिल दहलवी। उनके सहल मुमतना का एक नमूना मैं पेश करता हूँ। दाने पानी की खबर लेने की तौफीक नहीं, पानी की खबर लेने की तौफीक नहीं। दाने पानी की खबर लेने की तौफीक नहीं, खेलना जानते हैं मुर्ग गिरफ्तार के साथ। वाह, मुर्ग गिरफ्तार के साथ खेलना जानते हैं मुर्ग गिरफ्तार के साथ। ये थे वालिद बुजुर्गवार जो साहिल मुमतना में शायरी करते। अब साहिल दहलवी बाजार में आते हैं। इत्तेफाक की बात है कि महज 2 साल के थे कि गालिब का इंतकाल हो गया। महज 4 साल के थे कि वालिद का इंतकाल। वालिद यानी शहाबुद्दीन, नवाब शहाबुद्दीन सिर्फ 27 साल की उम्र पाई। 27 साल की उम्र भी अल्लाह ने उनको बुलाया। तो दादा की गोद में परवरिश पाई और दाग दहलवी से तलम्बुस हासिल किया। अब दाग दहलवी का जहाँ नाम आता है वहाँ आप जुबान की खूबसूरती, चुलबुलापन, लचीलापन, शरारतें, सब कुछ उसके अंदर शामिल है। उनके शागिर्द, उनकी जुबान का बेइंतहा असर पाया जाता है साहिल दहलवी की शायरी में। लेकिन एक है कि साहिल दहलवी की शायरी में ठहराव है, संजीदगी है, जो दाग के यहाँ नहीं है। well, है लेकिन जरा चुलबुलापन। अब जरा देखिए नमूना सुनिए। रुखे रोशन के आगे शम्मा रख के वो ये कहते हैं। अब जरा खूबसूरती देखिए इसकी जुबान की, खूबसूरती देखिए शेर की। रुखे रोशन के आगे शम्मा रख के वो ये कहते हैं, इधर आता है परवाना या देखें इधर या इधर जाता है परवाना। वाह, इधर आता है देखें या इधर जाता है परवाना। ये जो और कहते हैं खूब पर्दा है कि चिलमन से खूब पढ़ता है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, ऐसा पढ़ता है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। पास अपने दिल के रहने दीजिए मेरा भी दिल, वाह, पास अपने दिल के रहने दीजिए मेरा भी दिल। एक खुशी को चाहिए गम उठाने के लिए। कभी फलक को पड़ा दिल जलों से काम नहीं, जला के खाक ना कर दूं तो दाग नाम नहीं। क्या कहने हैं उनके। तो उसके शागिर्द एक और शेर उनका, ना आया नाम पर अब तक, कह गया था कब आया। जुबान की खूबसूरती में से बयान करना चाहता हूँ। ना आया नाम पर अब तक, गया था कह के अब आया। इलाही क्या सितम टूटा, खुदाया क्या गजब आया। इलाही क्या है, इलाही क्या सितम टूटा, खुदाया क्या गजब आया। ये बोलने की जुबान है, खातून की जुबान, खिला मोहल्ला की जुबान। लिहाजा उनकी तो उनको आप शायरी पढ़िए तो बस जहन के अंदर में तरह तरह के मुझे पैदा हो जाते हैं। तो जनाब इस माहौल में साहिल दहलवी बड़े हुए, बेखुद दहलवी के हम असर। दोनों में हमेशा ठनी रहती थी कि दाग का जानशी कौन, बेखुद या मैं। अब हमेशा कहा करते थे बेखुद भी क्या तो कहिए, हमेशा ये उन्होंने कहा बेखुद भी क्या। बहरहाल दोनों में बहुत ठनी रहती थी हमेशा। तो बड़े मजेदार किस्म के इंसान थे, बहुत नाक पे मक्खी ना बैठे, इस किस्म का उनका बर्ताव था। एक बार का वाक़या है कि उम्र के आखिरी हिस्से में जब कमज़ोर हो गए थे, बहुत से उनकी आदतें छूट गई थी, लेकिन एक आदत उन्होंने बरकरार रखी थी। वो ये थी कि रोज़ाना शाम को वो रिक्शे पर बैठ महल्ले में तफरीह के लिए जाया करते थे। तो लोग बाग इज्जत के लिए खड़े हो जाते थे। जब वो गुजरते थे महल्ले में से तो लोग बाग खड़े हो जाते थे, ताज़ीम देते थे। उम्र की वजह से भी, दूसरी बदे नवाबी ख़ानदान था,
एक महल्ले का हलाल खोर चारपाई पे लेटा हुआ था। उसे देखा नवाब साहब आ रहे हैं, करवट बदल के इस तरह सो गया जैसे वो मैं गहरी नींद में हूं, मुझे देखा ही नहीं मैंने। नवाब साहब ने देख लिया कि ये सिर्फ बन रहा है, हकीकत कुछ नहीं इसके अंदर। वहां से वापस घर आए, ऐलान किया कि जिस जगह मेरी इज्जत नहीं रही वहां मैं नहीं रहूंगा, मेरी रिहाइश यहाँ से मुंतकिल की जाए। दूसरे दिन रिहाइश मुंतकिल की, पटौदी चले गए। उस जमाने पटौदी में नवाब इफ्तिखार अहमद खान, जो नवाब मंसूर क्रिकेटर के वालिद थे, सैफ अली खान द फिल्म एक्टर, उसके दादा, वो साहिल के नवासे थे। तो पटौदी जाके सेटल हो गए। दिल्ली से जहां वो रहते थे, गली कासिम जान। अच्छा, गली कासिम जान भी उन्हीं के पुरखों के नाम पर है। तो खानदान काफी पढ़ा लिखा था, बल्कि साहिल जलबी खुद भी पंजाब यूनिवर्सिटी के उर्दू पेपर को करेक्ट किया करते थे। तो वहां जाके सेटल हो गए इत्तेफाक। लेकिन देखिए, जहां की मिट्टी होती है इंसान खुद ब खुद वहां पहुंच जाता है। तो एक अपने इंतकाल से एक दिन पेश से दिल्ली आए किसी से मिलने के लिए, वही तबीयत खराब हुई, वही इंतकाल हो गया। आज महरौली में उनकी खबर मौजूद है। ऐसी शख्सियत थी कि वो इन बर्स्ट काम किया करते। मैंने कोई काम उनका ऐसा नहीं था कि अभी मैंने ये कर लिया, थोड़ी देर बाद मैं ये काम कर लूंगा, उसके बाद मैं ये कर लूंगा। जिस काम करते थे लगातार किए जाते थे, दौरा पड़ता था उन पर काम करने का। माहिर थे कशीदाकारी में, मुसव्वरी में, पतंग साजी और पतंगबाजी में, और मुजस्समे बनाने में। और ये काम किया करते थे। वो एक काम जब उन्होंने उठाया तो दिनों हफ्तों उसी काम को किए जाते थे। शायरी का दौर पर तक शुरू हुआ तो शायरी ही हमेशा कलम पर कागज लिए फिरते रहते थे। घंटों बैठ, दिनों दिन, हफ्ते गुजर गए तो शायरी में ही मशहूर है। अगर पर्चे आ गए पंजाब यूनिवर्सिटी से, सब काम छोड़ छाड़ के पर्चे देखने बैठ गए। सारा दिन सारी शाम पर्चे ही देख रहे हैं। एक काम उनका हमेशा रोजाना जो कभी तब्दील नहीं हुआ, हकीम अजमल खां के यहाँ दोपहर को हाजिरी देना। उनके यहाँ जाते थे, हाजिरी देते थे, उनसे कुछ सीखते थे, फिर घर आते थे दोपहर को और खाना खाते। ये उनका रोजमर्रा का दस्तूर था। बहुत रहमदिल इंसान थे अपनी जिंदगी में। एक बार का वाकया है कि उनके एक दोस्त थे जो माली दुश्वारियों से गुजर रहे थे और अपने साहबजादे की स्कूल की फीस अदा करने के काबिल नहीं रहे। मुश्किल तो 15 साल का बच्चा था। तो साहिल को इत्तला मिली तो उन्होंने इंतजाम किया, जो वहाँ के गिरजा के पादरी थे, उनको मौलाना आजाद की किताब सहीफा दिल, क्या नाम था, सहीफा हयात, उर्दू में थी, उसको अंग्रेजी में पढ़ाने के लिए ट्यूशन रखा ये बच्चे के था। और इसको रोजाना बुलाते अपने पास, किताब का सबक देते, एक्सप्लेन करते, फिर अपने किसी अजीज के पास ले जाते, उससे अंग्रेजी में सीखते और वो बच्चा वो जाकर रिकैपिचुलेट करता पादरी साहब। इस तरह उसने उनकी आमदनी का जरिया बनाया और बच्चे की तालीम पे खर्चा। तो बहुत रहमदिल किस्म के साथ, क्योंकि शादी कुछ नमूने सुनिए उनका। उन्होंने खुद अपने आप को इस तरह इंट्रोड्यूस किया है, कहते हैं कि अपना ताल्लुक खुद कर रहे। नय्यर रक्षा का पोता हजरत साकिब कपूर, नय्यर रक्षा दादा, साकिब बाप। नय्यर रक्षा का पोता हजरत साकिब कपूर, जो ब्रादर ज़ादा गालिब थे उनका लाल हो। जो ब्रादर ज़ादा गालिब थे उनका लाल हूँ। साहिब सैफो कलम असलाब थे मेरे तमाम। साहिब सैफो कलम थी, साहिब सैफो कलम असलाब थे मेरे तमाम, जिनकी मैं औलाद हूँ और जिनकी मैं आल हूँ। या कमर में तेग रखी या अनामल में कलम, या कमर में तेग रखी या अनामल में कलम,
पाए हिंदो पाए बंद वजता, हाँ पाए बंद वजता ईदम ब इस्तकलाल हूँ। दोनों बातों पर नहीं मुतलक मुझे नाजो गुरूर, दोनों बातों पर नहीं मुझे मुतलक नाजो गुरूर। शुक्र है दरगाह हक से मुरीद अफजाल हूँ। दे रखा है। कहते हैं कौन दिल्ली छोड़कर साहिल करे फिक्रे माश, कौन दिल्ली छोड़कर साहिल करे फिक्रे माश। मुझको मिल जाते हैं टुकड़े चैन से तकदीर के, मुझको मिल जाते हैं टुकड़े चैन से तकदीर। उनके कुछ नमूने उस्तादों के जमीन पर अशआर कहा करते थे। तो गालिब की जमीन है हवस को है निशाते कार क्या क्या, न हो मरना तो जीने का मजा क्या। उसकी जमीन पे कहा उन्होंने खामोशी में है अर्ज़े हाल क्या क्या, खामोशी में है अर्ज़े हाल क्या क्या, कोई समझे हमारा मुद्दा क्या। गालिब कहते हैं बस का दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। कहते हैं तुंद बात आह अगर चाहे तो बन सकती है। बहुत खूबसूरत शेर है, तो और कीजिएगा। तुंद बात आह अगर चाहे तो बन सकती है, अश्क हो सकता है अगर चाहे तूफान होना। अश्क हो सकता है अगर चाहे तूफान। मीर के बारे में कहते हैं मीर का जिसमें हो कलाम शरीफ, वो जमी आसमान है गोया। वाह। कहूँ जाहिद को, मैं ये कुछ नमूने दिखा रहा हूँ मैं आपको। कहूँ जाहिद को पीरे खानका या पीरे मैं खाना, कहूँ जाहिद को पीरे खानका या पीरे मैं खाना। इसे मस्जिद में पाया, उसे मस्जिद में पाया, खाना खुमार में देखा। उसे मस्जिद में पाया, खाना खुमार में देखा। सुबह टाइम जी। ये दाग के रंग में देखिए। मुझसे फरमाने लगे क्या चाहते हैं आप हमको, आप मुझसे फरमाने लगे क्या चाहते हैं हमको आप। जब किया इकरार फरमाया तो चाहिए। गालिब दाग का रंग। मुझसे फरमाने लगे क्या चाहते हैं हमको आप। जब किया इकरार फरमाया कि बेहतर चाहिए। खुदा से पूछूं हुआ क्या दिल आपको देकर, खुदा से पूछो हुआ क्या दिल आपको देकर, ये खूब आपने फरमाया खुदा जाने। तो इस किस्म की शादी थी उनकी। मेरे पास है तो बहुत कुछ कहने के लिए, लेकिन अब वक्त की पाबंदी है। मैंने जब की है निगाहे चश्म हकीकत भी से, मैंने जब की है निगाहे चश्म हकीकत भी से, कमतर अज कतरा नजर आता है कुलजुम मुझको। कमतर अज कतरा नजर आता है कुलजुम मुझको। लास्ट वन। मैंने हसीन जान के तुमको कहा था बुत, मैंने हसीन जान के तुमको कहा था बुत, तुम ऐसे रूठे के रूठ के बुत हो गए। मैंने हसीन जान के तुमको कहा था बुत, तुम ऐसे रूठे के रूठ के बुत हो गए। तो जनाब ये थे साहिल देहलवी। मुझे यकीन है आपने जरूर बहुत एंजॉय किया। धनक नशिश में आमतौर पे मैं शायरी से परहेज करता हूँ, लेकिन मेरी तैयारी नहीं है। तो एक पुरानी
गजल पेश करना चाहता हूँ, इजाजत है साहब साहब? जनाब तुमने सब सुना दी। अर्ज किया है, महशर में गोया आज बुलाए गए हैं हम, महशर में गोया आज बुलाए गए हैं हम, पहलू में उनके लाके बिठाए गए हैं हम। मरने के बाद ही सही इज्जत मिली तो है, मरने के बाद ही सही इज्जत मिली तो है, कांधों से भी बुलंद, कांधों से भी बुलंद उठाए गए हैं। वाह 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 वाह, ये अच्छा भाई, दोबारा पढ़े। मरने के बाद ही सही इज्जत मिली तो है, कांधों से भी बुलंद उठाए गए हैं हम। बहुत अच्छा शेर है। बहुत शुक्रिया। और शेर मुलाजा, आलम नजा का और कयामत भी साथ है, आलम नजा का और कयामत भी साथ है, दोनों तरफ से खूब मिलाए गए हैं। शिकवा सराई हम करें मुमकिन नहीं कभी, शिकवा सराई हम करें मुमकिन नहीं कभी, अहले करम के हाथों मिटाए गए हैं। वाह वाह वाह। और शेर मुलाजा हो, हमसा मिलेगा हुस्न का आशिक भला कहाँ, हमसा मिलेगा हुस्न का आशिक भला कहाँ, महफिल में खूब धूम से लाए गए हैं। और शेर है, वहशत खुशी के नाम से होने लगी हमें, वहशत खुशी के नाम से होने लगी हमें, दुनिया में इस तरह से सताए गए हैं। अब शेर है, आलम हो बेखुदी का या शिद्दत गमों की हो, आलम हो बेखुदी का या शिद्दत गमों की हो, हर बार उसके दर पे ही पाए गए हैं। वाह 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 वाह, शुक्रिया। बहुत अच्छा शेर। आलम हो बेखुदी का या शिद्दत गमों की हो, हर बार उसके दर पे ही पाए गए हैं हम। आखिरी शेर है, एजाद खुद को देख के लगता है इस तरह, एजाद खुद को देख के लगता है इस तरह, इंसान नहीं कुछ और बनाए गए हैं। एजाज खुद को देख के लगता है इस तरह, इंसान नहीं कुछ और बनाए गए हैं। बहुत बहुत समझ नहीं आ रहा कि कौन से बात है। इस गजल का कॉन्टेक्स्ट ये है कि किसी ने कहा पिछले दिनों के फ्रिस्को में गजल लाउंज है, तो हम तो बहुत ही एक्साइटेड हो गए कि ओहो गजल सुनने के लिए तो फिर जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा वहाँ म्यूजिक से गजलें सुनाते हैं लोग और बहुत अच्छा माहौल होता है, और इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, और खाना भी होता है, डिनर भी होता है। तो हम 3-4 सहेलियाँ मिलके चली वहाँ पे। तो खैर जब वहाँ गए तो डायरेक्ट डिनर का तो इंतज़ाम था उनके, मेरा ख्याल है मालिक जो है वो मुस्लिम है, तो उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि हलाल मीट है, और बाकी सामने तो मैं खाना था पूरा, आपको पता ही है। तो फॉरेनर वो भी बैठे हुए थे, और वो भी, और दौर चल रहे थे। और उसके बाद जब हमने कहा कि गज़ल कहाँ होगी कब होगी, तो उन्होंने कहा कि आज तो डीजे आया है, क्योंकि गज़ल तो कल थी, आप एक दिन लेट आए हैं। तो हम जुमेरात को गज़ल होती है, तो हम लेट आए हैं। तो जाहिर है ऐसी शायरी तो मैंने तो कभी नहीं लिखी, लेकिन जब जा रहे थे वहाँ तो उससे एक दिन पहले फैज़ की बहुत मशहूर गज़ल है जो उन्होंने गुलाम अली ने गाई है, तेरे गम वो जान की तलाश थी, तेरे जान निसार चले गए वाले, तो वो जहन में घूम रही थी। तो फिर मैंने आके ये गज़ल लिखी। अभी इसका तरन्नुम कंपोज नहीं हुआ है, तो बाद में हो जाएगा। तो
मैं यही पेश कर, जी क्योंकि आप इमेजिन करें कि मैं वहाँ, वो बार है ना, दायरे मैकदा है वहाँ पर, और हम ऑब्जर्व कर रही हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी जो वहाँ पर। दरे मैकदा हुआ बंद जब सभी मैं गुसार चले गए, दरे मैं कदा, दरे मैकदा हुआ बंद जब सभी मैं गुसार चले गए, कई बेकरार ठहर गए, कई दिल पे गार चले गए। वाह मेरे साकिया मुझे जाम भर के पिलाए जा, जो समझते थे कि हराम है वही बादा खार चले गए। वही बादाकार चले गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात है, क्या बात है। जहाँ देखिए हैं ये नफरतें, न मोहब्बतें हैं न उल्फतें, मेरे चारा साज गुजर गए, मेरे गम गुसार चले गए। वाह और इसको ये मिसरा तरह यूज किया है इसका, ना ही वस्ल में रही राहतें, ना ही हिज्र में रही कुल्फतें, तेरे अहद में दिले जार के सभी इख्तियार चले गए। वाह मेरे अहद में दिले जार के सभी इख्तियार चले गए। और ये है, इधर आए और उधर गए, वाह, यही आशिकों की है रस्मुरा। यही आशिकों की है इधर आए और उधर गए, यही आशिकों की है रस्मुरा। अभी कुए यार से आए थे, अभी सुएदार चले गए। और मकता है, तेरी दास्ताने गमो अलम, ना रबाब कोई सुनेगा अब, तेरे हम नफस तेरे हम नवा, सभी अश्कबार चले गए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, कम से कम गजल सुनने को नहीं मिली, लेकिन गजल हो गई। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। आप पढ़ रहे हैं? बहुत शुक्रिया। तो पढ़िए। चोटी की थी, टॉप पे। छोटी की थी मैंने, छोटी सी, छोटी चीज अच्छी होती है। क्योंकि मैं कहता था भी ऐसे इतने करीब से देखा नहीं था। मैं कदे का मैं कदा खामोश था मेरे जी पास। बिल्कुल, और सिक्योरिटी आ गई और लोग लुढ़क रहे हैं। और चलिए हमें शुरू इतना बड़ा अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि ये धड़क की महफिल है तो कुछ भी पढ़ा जा सकता है, तो मैंने इससे यादगार गज़लें कुछ भी पढ़ेंगे। तो नासिर काज़मी में गज़ल है जो मुझे अच्छी लगी, पढ़ रहा हूँ। जी, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, क्या बात। और बाल बनाऊं किसके किसके लिए, लिए? वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए। जिस धूप की दिल में ठंडक थी, वो धूप उसी के साथ गई, वाह, उन जलती बिलती गलियों में अब खाक उड़ाऊं किसके लिए। किसके लिए। वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था, वैसे वैसे लोगों के। अब ऐसे वैसे लोगों के मैं नाज उठाऊं किसके लिए। वाह 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 वाह, ब्यूटीफुल। अब शहर में उसका बदल ही नहीं कोई, वैसा जाने गजल ही नहीं, ईवान गजल में लफ्जों के गुलदान सजाऊं किसके लिए। वाह वाह, क्या कहने, मुद्दत से कोई आया न गया, संसान पड़ी है घर की फिजा, इन खाली कमरों में नासिर अब शमा जलाऊं किसके लिए। वाह शुक्रिया। वाह वाह बहुत वाह। अच्छे सर। अच्छा, वाह बहुत भाई आप बहुत निहारन दे दिया। बहुत दूर तक पहुंचे हैं। मिर्जा का शौक है, आप देखिए इसमें पूरा गजल का शेर का मतलब ही बदल जाता है उसमें। मुझे कहा आता है चलेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग मुझे सुनने पर मजबूर हैं, और मजबूरी का नाम शुक्रिया होता है, इसीलिए मैंने शुक्रिया अदा किया। महात्मा गांधी हो। अच्छा, हसनी साहब ने हुक्म दिया कि आप सदर बन जाएं। मैंने कहा भाई मैं पहली बार आया हूँ, क्या आप सदर बना रहे हैं? इन्होंने कहा नहीं, सदर की जो बुनियादी शराइत हैं उन दोनों पर आप पूरा उतरते हैं। एक तो ये कि कोई जानता ना हो, और दूसरा ये कि नाअहल हो। तो ये इन दोनों पर मैं पूरा उतरता हूँ। मैंने कहा जी बिल्कुल हाजिर हूँ मैं। और यानी आप अमेरिका सर की बेइज्जती कर रहे हैं। आप नायल नहीं, आप सदर बनने की अहल हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर कुछ चूंकि शेर व शायरी रही और इसके बाद भी रहेगी, तो उसका दफ मारने के लिए, शायरी का दफ मारने के लिए
मैं कोशिश करूंगा थोड़ी सी कोई शगुफ्ता तहरीर। मैं शायर नहीं हूँ, मैं नसर निगार हूँ। आप अगर बेहतर होगा अगर आप थोड़ा तारुफ भी कर दें और जिस खानवादे से हैं उसका जी। जिक्र कर दीजिए, बहुत तो जरा अच्छा point। आपको थोड़ा सा, अब सदर है आपका टाइम भी है, थोड़ा सा बता दीजिए, उसके बाद में ज्यादा लुत्फ आएगा। मेरा नाम सलीम फारूकी है और शौक मेरा नसर निगारी है। मैं थोड़ा बहुत शगुफ्ता तहरीरें लिखता हूँ, बच्चों की कहानियाँ, अफसानचे, इस किस्म की चीज़ें। और जहाँ तक बात खानवादे की है तो ये मौरूसी है। मेरे वालिद मरहूम भी एक अदीब थे, एक उम्दा मज़ाह निगार, एक उम्दा कॉलम निगार, एक उम्दा शख्सियत। ये बुनियादी तौर के ऊपर तो सरकारी मुलाजिम थे और काफ़ी नीचे से काम करते करते फिर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऊपर रिटायर हुए थे। शाह मुयलक फारूकी नाम था इनका। रोजनामा उम्मत में काफ़ी अरसे तक इनका कॉलम चलता रहा, खट्टे मिठ्ठे अनार के नाम से फुकाहिया कॉलम होता था। फिर कुछ इनकी किताबें एक यहाँ पर रखी हुई मुझे नजर आई, इनकी सरगुज़िश्त के नाम से। तो उन्होंने इसमें ख़ास ख्याल ये रखा था कि सरगुज़िश्त में SIR सर और गुज़िश्त, क्योंकि उनका कहना ये था कि मैंने शुरू किया था एक क्लर्क से और एक सर तक गया, तो या तो सारी उम्र सर कहता रहा या सर सुनता रहा मैं, तो इसलिए सरगुज़िश्त उन्होंने रखा। तो उनके ज़ाहिर है उनके गोदों में पल के, और वहाँ पर जब हमने माहौल देखा कराची में भी और हम लोग इस्लामाबाद में भी रहे, तो अदबी लोगों की काफ़ी नशिस्त हुआ करती थी। उसमें हमें कभी मेज़बानी का भी शौक़ मिल जाता था, कभी वालिद साहब के साथ ड्राइवर बनकर चले जाते थे, बैठ जाते थे। मुहिब आरफी साहब के यहाँ हर हफ्ते उनकी नशिस्त हुआ करती थी, उसमें हम लोग होते थे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास जो कुछ भी है वो अपना नहीं है बल्कि अता किया हुआ है। तो अब जब वालिद साहब नहीं रहे तो फिर हमें ज़रा सा मौका मिला, वरना जाहिर है कि उनके होते हुए हमें कहाँ इतनी हिम्मत होती कि हम सुनाते कुछ, और उनके सामने हमारी तहरीर कुछ भी नहीं है। मुझे शौक हुआ था स्कूल लाइफ से लिखने का, छुपा छुपा कर लिखते रहे। हालांकि घर में अदबी माहौल था, लेकिन छुपा छुपा कर लिखते रहे। अखबारों में भी छपा, बच्चों के रिसालों में भी छपा। फिर बाद में अफसानचे मैंने ज़्यादा लिखे और कहानियाँ बच्चों की ज़्यादा लिखी, कुछ शगुफ्ता तहरीरें, लेकिन कोई किताबी सूरत में नहीं लाया मैं। जो कुछ भी है वो सोशल मीडिया के पर है। उसमें से एक चीज़ मैं अभी पेश करूँगा, ये ताज़ा है, अभी कहीं पर शाया नहीं की, किसी ने सुनाई नहीं तहरीर। ये एक मुकालमा है। अब आप खुद समझ जाइए कि इसमें किरदार कौन कौन है। सुनो, एक बात तो बताओ, आप पूछो, क्या तुम कभी ईरान गए हो? नहीं, कभी नहीं। क्या तुम इसराइल में रहे हो? नहीं। क्या तुम्हारे दोस्त अहबाब में से कोई ईरान या इसराइल में रहता है? नहीं, कोई भी नहीं। क्या तुम खाम तेल के कारोबार में सरमायाकारी करना चाहते हो? ऐसा तो कोई इरादा नहीं। स्टॉक एक्सचेंज में घुसना चाहते हो? अरे बख्शो बीबी, मुझे सट्टेबाजी में कोई दिलचस्पी नहीं। अच्छा, तो क्या मेयर के इंतखाब में हिस्सा लेने का इरादा है? अरे नहीं भाई, सियासत से तो मैं कोसों दूर भागता हूं। अच्छा, क्या ईरान में कोई कारोबार का इरादा है? नहीं। इसराइल में कारोबारी लेन देन? कतई नहीं। क्या भारत में कोई कारोबारी ताल्लुक है? हरगिज नहीं। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? अच्छा चलो, आखिरी बात बताओ, अगर भारत नहीं तो क्या पाकिस्तान में कोई कारोबारी दिलचस्पी? ऐसा भी कोई इरादा नहीं है।
अगर ऐसा कुछ नहीं है तो क्यों बिला वजह मेरी ड्रामा सीरियल कज़ा करवा रहे हो? बराए मेहरबानी टीवी रिमोट मुझे वापस कर दो। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। यही हो रहा है। हर घर की कहानी। एक और छोटी सी तहरीर है, इसका उन्वान है दरखास्त जमानत। जनाब आली, मैं अपने मौक्किल एडी चौधरी वल चिरागदीन की जमानत के लिए हाजिर हुआ हूँ। वकील सफाई जज से मुखातिब हुआ। मुलजिम का पूरा नाम बताइए। जज साहब बोले, अल्लाह दित्ता चौधरी जनाब आली। जी वकील इस्तगासा बताइए, क्या इल्जाम है मुलजिम पर? मुलजिम पर टैक्स चोरी और मालूम ज़राए आमदनी से जायद असासे बाजियाब होने का इल्जाम है जनाब। लेकिन जनाब तमाम असासे तो इनकम टैक्स में मौजूद हैं, इनकम टैक्स में मौजूद हैं। आप खामोश, एडी चौधरी बोल रही है, फिलहाल आप खामोश हैं। जब पूछा जाए तब बोले। जी वकील साहब फेहरिस्त पेश कीजिए। जनाब अली, मुलजिम का डिफेंस में 1 कनाल का बंगला है। हाँ, लेकिन वो तो गुज़िश्ता 25 साल से टैक्स में जाहिर चला आ रहा है। जज साहब फाइल पढ़ते हुए बोले, जी मुलजिम के पास 2 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद हुई हैं, वो भी टैक्स रिटर्न में मौजूद है। मुलजिम के पास ममनू बोर का असलहा भी मिला है, उसके भी लाइसेंस और परमिट मौजूद है। वकील साहब बराए मेहरबानी वक्त ज़ाया ना कीजिए, कोई ऐसी चीज बताएं जो वाकई टैक्स चोरी या आमदनी से जायद असासों के ज़िम्मे में आती हो। जी मुलजिम के घर से 1.5 किलो वजन के सोने के जेवरात मिले हैं जो टैक्स के कागजात में मौजूद नहीं है। जनाब आली, ये जेवरात मेरे मौक्किल के नहीं, उसकी बहू के हैं, और ये देखिए बहू के इनकम टैक्स के कागजात में मौजूद हैं। वकील सिपाही होता है। इस्तगासा को आखिरी बार वार्निंग दी जाती है कि कोई हकीकी सबूत दें, वरना अदालत का वक्त ज़ाया करने पर इस्तगासा पे जुर्माना आयद कर दूंगा। माजरत जनाब अली, 2 ऐसी चीजें बताने लगा हूं जो आमदन से जायद असासों के ज़िम्न में आती हैं। अगर अदालत उनसे भी मुतमईन ना हो तो इस्तगासा हर किस्म की सजा भुगतने के लिए तैयार है। जी वो क्या है? जनाब अली, मुलजिम के जेर कफालत बेटे की मोटरसाइकिल की टंकी से पेट्रोल लबालब भरी पाई गई है और क्या मिला है? शक्ल से तो मुलजिम भला मानस नजर आता है। जी जनाब, मुलजिम के घर की तलाशी लेने पर एक थैली में से 1 किलो 627 ग्राम चिलगोजा भी बरामद हुए हैं। ओ, ये तो बहुत बड़ी बाजियाबी है। मुलजिम की दरखास्त जमानत मुस्तरद की जाती है और जब तक मुकदमा अंजाम को नहीं पहुंच जाता मुलजिम जमानत के हक से भी महरूम। अच्छा, एक आखिरी में जरा ये इसका बैकग्राउंड ये है कि जिस वक्त कोरोना फैला हुआ था दुनिया भर में, तो आइसोलेशन का दौर चल रहा था। उस दौर में मैंने लिखा था, लेकिन यहाँ आकर मैंने देखा, मैं हाल ही में आया हूँ यहाँ पर, इससे पहले मैं कराची में था, तो यहाँ पर देखा तकरीबन वही सूरत हाल है जो इसमें बयान की गई है। इसका उन्वान है कुछ तो समझाओ यारो। जब से मुल्क जबरी बंदिशे खुद इख्तियारी का शिकार हुआ है, जिंदगी ऐसी उथल पुथल हो गई है कि अक्ले सलीम जवाब दे चुकी है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि जो धुले धुलाए कपड़े पहनकर घर में मौजूद हैं, ये दरअसल घर में ही है या मुकामे मुलाजमत पर। वाह वाह वाह, ऐसे ही था। अभी भी यहाँ पर मैंने देखा है कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। ये जो इस वक्त मुन्ने मियाँ बाथरूम पर कब्जा जमाए बैठे हैं, ये घर के बाथरूम में स्कूल की वैन गुजर जाने का इंतजार कर रहे हैं या स्कूल के बाथरूम में टेस्ट के गुजर जाने का इंतजार कर रहे हैं। ये भी तो मुमकिन है कि अपने अब्बा के दफ्तर के बाथरूम पर कब्जा जमाकर अब्बा को बहानेबाजियों से रोक रहे हो। शायद वो इस तरह अपनी कोई फरमाइश पूरी करवाना चाहते हो।
ये भी समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त घड़ियाल ने जो 12 बजाए हैं ये दिन के 12 हैं या रात के। इसको सुनकर कोई हिमाकत आमेज हरकत करना लाजिम है या काम से थकन का बहाना करते हुए एक कप चाय मांगनी है, यह हंगामा करना है कि इतनी देर हो गई अभी तक खाना नहीं लगा। ये भी समझ में नहीं आता कि इस वक्त बॉस के फोन की जो मखसूस घंटी बजी है, इस फोन को दफ्तर में मौजूदगी के बाइस सुनना मजबूरी है या घरवाली से कहना है कि फोन उठाकर कह दो मैं वॉक पर निकला हुआ हूं और फोन घर पर छोड़ गया हूं, वापस आकर फोन कर लूंगा। ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ये जो मुन्ने मियां ने पैसे मांगे हैं, ये स्कूल की खर्ची मांगी है या शाम की फजूल खर्ची। ये जो खातून खाना ने दही लाने की फरमाइश की है, दफ्तर से निकल कर लाना है या घर में रहते अपनी औकात पहचान कर लानी है। और ये जो अभी अभी बाहर अखबार वाले ने बिल वसूल करने के लिए आमद की इत्तलाई घंटी बजाई है, इस वक्त खुद दफ्तर में मौजूदगी के बाइस खातून खाना को केस निपटा लेने दूं या फिर घर में मौजूदगी के बाइस खुद बाहर निकलकर अगले पिछले सारे हिसाब बराबर कर दूं कि इतनी देर से अखबार क्यों डालता है। पढ़ने बैठूं तो दफ्तर देर से पहुंचता हूं, दफ्तर से वापसी पर पढ़ूं तो खबरें तो क्या कॉलम भी सारे बासी हो चुके हैं। और ये जो तुम्हारी वजह से कब्ज का आदी हो गया हूं, इसके लिए कब्ज कुजा दवाओं और टोटकों के पैसे तुम्हारे बिल से क्यों ना काटूं मैं। और ये जो खातून अभी अभी डेस्क पर चाय रख कर गई हैं, ये मेरी ही निस्ब बेहतर बाकी निस्ब तो बदतर है या एडमिन वालों ने किसी खातून को ऑफिस असिस्टेंट रख लिया है। अगर ये एडमिन वालों की हरकत है तो उनकी भी क्लास लेनी पड़ेगी कि खवातीन को भले ही मुलाजिम रखो, लेकिन अल्लाह का वास्ता रखने से पहले कुछ हुलिया शक्ल, कुछ गेटअप देख लिया करो। सिर्फ भारी भरकम जसामत और चेहरे से टपकती हमाकत को ही मेयार ना बनाओ। और ये जो अभी अभी इंटरनेट बंद हुआ है, इस पर आईटी डिपार्टमेंट को बेनुकत सुनानी है या हिसाब लगाकर केबल वालों की मिन्नत करनी है कि भाई इस वक्त नेट खोल दो, शाम को तुम्हारे पैसे मैं पूरे पहुंचा दूंगा। और ये जो इस वक्त दरवाजे पर शोर हो रहा है, ये खातून खाना दूध वाले की क्लास ले रही हैं या डायरेक्टर साहिबा फोन पर अपने साहिब खाना से हम कलाम है। इस वक्त जो ऑनलाइन मीटिंग की बीत बजी है, इससे पहले मीटिंग रूम को बच्चों के दस्तपुर्द से बचाने के लिए कमरा अंदर से बंद करके बेगम साहिबा के सामने जवाबदेही का खतरा मोल लूं कि कमरा बंद करके किस छमक छल्लो से टक्का कर रहे थे, या माइक बंद करके कुछ देर के लिए सिर्फ ऊँट हिलाता रहूं, इसके बाद कनेक्शन फ्रीज होने की अदाकारी करूं और फिर वाईफाई बंद करके मीटिंग से जान छुड़ा लूं। ये जो अभी साले साहब पूरी फौज के हमलावर हुए हैं, इनको घर में इज्जत से लाकर पूरा घर उनके बच्चों के रहमो करम पर छोड़ दूं या उनसे कहूं कि कल शाम को हमारे पड़ोसी की ससुराल में पूरे घर को कोरोना मस्बत निकल आया था और चूंकि हमारे पड़ोसी बहुत मकबूल हैं, हर एक से खूब जफ्फियां डाल कर मिलते हैं, इस वजह से पूरा महल्ला करंतजाम बना दिया गया है। अब अगर आप अंदर आ गए तो 14 दिन से पहले बाहर नहीं निकल सकेंगे। ये भी याद नहीं आ रहा कि ये बेगम साहिबा जो इस वक्त टीवी पर ड्रामा देख रही हैं, ये प्राइम टाइम में देख रही हैं या दोपहर के खाने में ताखीरी हरबे के तौर पर नशे मुकर्रर देख रही हैं। ये भी समझ में नहीं आ रहा कि जो ठंडा ठार सालन अभी खाया है ये दफ्तर के डाइनिंग एरिया में अपने लंच बॉक्स से चपरासी का जो ये जवाब सुनने के बाद निकाल कर खाया कि सर जी बिजली नहीं आ रही, जनरेटर पर माइक्रोवेव चलाने की इजाजत नहीं है, या रात का वक्त है और खातून खाना ने दोपहर को ही रात का खाना पका डाला था कि रात को ड्रामे की आखिरी और तवील किस्त आएगी, सुकून से देखूंगी, मुझे कोई खाने के लिए डिस्टर्ब ना करे। ये भी समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त जो मेरे सामने लैपटॉप खुला हुआ है उस पर दफ्तरी औकात समझते हुए हस्बे मामूल सोशल मीडिया को निपटाना है या कंप्यूटर गेम खेलना है या छुट्टी के वक्त हो जाने के बायस ओवर टाइम लगाने के ख्याल से कुछ दफ्तरी उमूर भी निपटाने हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जो घर में बैठे रहने की वजह से अखराजात में इजाफा हो रहा है, कभी बच्चे
पिज़्ज़ा मंगवा रहे हैं, कभी खुद फल लाया जा रहा है, कभी खातून खाना यूट्यूब देखकर अनवा अक़साम की चीज़ें पका पका कर अपने आप को सुगड़ बीबी साबित करने की नाम नहाद कोशिश कर रही हैं। और ये जो बच्चे ऑनलाइन गेमिंग में खर्चा बढ़ा रहे हैं, ये जो साबुन, शैम्पू और सामान्य आराइश और ज़ेबाइश के अखराजात का बोझ घर के माना खर्चे से निकल कर हमारी जेब खास पर आ गया है, आया ये सारे अखराजात हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी में कवर होते हैं? क्या इंश्योरेंस कंपनी इसकी अदायगी करेगी या नहीं? क्योंकि ये सारे इजाफी अखराजात तो बहरहाल सेहत को लाख खतरात से बचने के चक्कर में ही हुए हैं। बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमाज पढ़ने के बाद